नमस्कार। आपको अपने YouTube चैनल लोकेंद्र मैथ्स में स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं हाई स्कूल अनसॉल्व्ड पेपर मैथ, जिससे हमने पिछली वीडियो में कराया था 2019 का प्रथम सेट 822 AB, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट किए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करनी है। तो ये हम सबसे पहले से विरोधाभास रूल से करते हैं। विरोधाभास रूल होता है जैसे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम विरोधाभास से करेंगे तो 2 + √3 हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो 2 + √3 बराबर P/Q, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या को हमने मान के चला है परिमेय संख्या, तो P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल होता है 0। Q की वैल्यू हमेशा 0 से एबव होती है। तो 2 तो पहले से एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सिर्फ √3 को प्रूव करेंगे, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो √3 बराबर P/Q। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √3 का वर्ग बराबर होगा P/Q का वर्ग। तो √3 का वर्ग होगा 3 और P का वर्ग P वर्ग और Q²। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q² बराबर P²। तो Q² बराबर होगा P²/3। अब P²/3 है, तो इसका मतलब ये है जो P हमारी वैल्यू है वो 3 से विभाजित हो रही है, यानी P² 3 से विभाज्य है, यहाँ पर विभाज्य है। तो ये संख्या यह अतः P भी 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अगर P² 3 से विभाज्य है तो P भी कितने से विभाज्य होगी? 3 से। अब तो P की वैल्यू हमेशा 3 के फैक्टर में होगी, तो यहाँ मानेंगे हम, माना P बराबर 3m या 3/3z जो भी मान सकते हैं। तो Q² बराबर होगा, P की वैल्यू रख देंगे हम 3m/3। तो Q² बराबर हो जाएगा 9m²/3। 3 से ये 3 बार कट गया, तो Q² बराबर हो गया 3m²। तो m² की वैल्यू निकालेंगे तो Q²/3। अब यहाँ पर Q² भी 3 से विभाज्य है, Q² 3 से विभाज्य है, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगी। अब P² और Q² दोनों का एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 3, यानी P भी 3 से विभाजित हो रही है और Q भी 3 से विभाजित हो रही है। जब दोनों संख्याओं का 3 फैक्टर है तो कहने का मतलब 3 दोनों का, P और Q का, तो P और Q जो है तो कैसी संख्या होगी? P और Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका 3 एक उभयनिष्ठ फैक्टर है। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें प्रूव करना है
कि कोई बेलन है उसका जो वॉल्यूम है उसका 2 गुना और वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। वक्र पृष्ठ और उसकी आधार की त्रिज्या, जैसे कोई एक सिलेंडर है, तो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन बराबर किसके है, बेलन का आयतन उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है, यानी उसके आयतन का पहले से 2 गुना है, तो इसे हम 2 गुना कर देंगे। और बेलन का वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, यानी बेलन के आयतन का 2 गुना और वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो 2 इंटू बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2 पाई r h और आधार की त्रिज्या r। तो ये 2 पाई r स्क्वायर h हुआ। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r डबल हो गई, तो 2 पाई r स्क्वायर h। तो आयतन का 2 गुना और वक्र पृष्ठ आधार की त्रिज्या के बराबर हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26, यहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 है तो यहाँ 3a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे इसे sin 3a बराबर ग नंबर है sin 3a बराबर है हमारा cos a माइनस 26। तो इसे हम लिख सकते हैं cos, साइन को cos में चेंज होता है, cos 90 माइनस 3a। अगर cos 90 माइनस थीटा होता है वो sin थीटा होता है, तो जिसको चेंज करेंगे तो sin 3 आ जाएगा। और बराबर क्या है हमारा cos a माइनस 26। तो cos से cos कैंसिल, तो हमारा यहाँ बचा 90 माइनस 3a और बराबर बचा a माइनस 26। तो ये माइनस 3 है, a इधर लाएंगे ये भी माइनस की हो जाएगी और बराबर है माइनस 26 और 90 इधर जाएंगे तो ये भी माइनस के। तो माइनस 3a और माइनस a हो गया माइनस के 4a और माइनस 26 और माइनस 90 हो गए माइनस के 116। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 116 अपॉन 4, 4 दूनी 8, 3 बचे 4 9 36, तो a बराबर 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक रेखाखंड है कोई, इसका एक कोऑर्डिनेट है -1,7, एक कोऑर्डिनेट है -1,7 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,-3 और ये कोई पॉइंट है, मान लिया हमने P। तो ये P पॉइंट जो इस रेखा को डिवाइड कर रहा है वो 2:3 के रेशियो में। तो इसके अनुपात, तो इसके हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कितने पॉइंट पर विभाजित कर रहा है। तो ये रेशियो होता है M1 और M2। ये वैल्यू हो जाएगी X1 Y1 X2 और Y2। फॉर्मूला होता है अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन x बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो x बराबर निकालेंगे सबसे पहले, M1 की वैल्यू हमारी है 2 इंटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस M2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -1।
अपॉन m1 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 3। तो x बराबर हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस और माइनस माइनस 3 एकन 3 और 2 और 3 हो गए 5। तो x बराबर 8 में से 3 गए 5 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया तो x बराबर आ गया हमारा 1। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y बराबर निकालेंगे तो y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान 2 इंटू y2 का मान -3 प्लस m2 3 y1 7 अपॉन m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। तो y बराबर 2 3 6 माइनस के तो 7 21। तो y बराबर प्लस 2 और 3 5। तो y बराबर हो जाएगा 21 में से 6 गए तो कितने बचे 15 बट्टे 5। 5 से 15 3 बार कट गया तो y बराबर 3। तो x कोऑर्डिनेट निकला 1 और y निकला 3। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 1,3। ये आपका आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के। ये 4 मार्क के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु x y और -5,7 और -4,5 सररेख है तो x और y के बीच हमें संबंध प्रूव करना है। क्या संबंध है x और y के बीच में? तो एक सररेख है, मतलब एक लीनियर क्वेश्चन है। ये एक लाइन के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। जैसे एक लाइन है हमारी ये, तो कोई यहाँ पर A पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x, y और दूसरा कोई B पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है -5,7 और एक C पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -4,5। तो ये मान के चलेंगे x1 y1 x2 y2 x3 और y3। और ये सररेख का फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0 के बराबर होता है। तो x1 की वैल्यू हमारी x है, y2 की वैल्यू 7, y3 की वैल्यू 5 प्लस x2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू y प्लस x3 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू y माइनस y2 की वैल्यू 7 बराबर 0। 7 में से 5 गए 2 बचे, प्लस और माइनस माइनस 5 माइनस y प्लस और माइनस -4 y माइनस 7। तो ये हो गया 2x माइनस 5 का 5 में 25 माइनस माइनस प्लस 5 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 5y -4 का y में करेंगे तो 4y और -4 का -7 में करेंगे तो +28 बराबर 0। तो ये हो गया 2x 5y और 4y माइनस करेंगे तो 1y बचेगी और 25 में से 28 घटाएंगे तो प्लस के 3 और बराबर बचा 0। तो 2x प्लस y बराबर हो गया -3। ये x और y में संबंध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। सिद्ध कीजिए 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा
और इस पूरे का है होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 माइनस, इसे लिख देंगे हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा को। 1 माइनस कॉट थीटा को लिख देंगे हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस अपॉन 1 कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा इसका एलसीएम लेके इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे में, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन इसके अपॉन 1 कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। साइन थीटा ये वाली ऊपर पहुंच जाएगा और कॉस थीटा ये नीचे आ जाएगा। तो हमारा है 1 प्लस और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा और पूरे का ये होल स्क्वायर। तो 1 प्लस, अब होल वर्ग में a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा से ये कट जाएगा, तो 1 प्लस रह जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा और इसका स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, जैसे ये कोई एक सर्कल है और ये कोई बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, इसका ये केंद्र है। तो हमें प्रूफ करनी है जो हमारी ये स्पर्श रेखा है PA और जो त्रिज्या पर हमें ये लंब है यानी 90 एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक हम स्पर्श रेखा दूसरी और खींचेंगे इधर की साइड ये, और इसे भी मिला देंगे। अब हमारा ये एंगल मान लो B है, तो एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल होते हैं, ये और ये, और एंगल P और ये एंगल O दोनों का सम होता है 180। तो एक हमारा ये चतुर्भुज बनना है PAOB। तो चतुर्भुज के चारों एंगलों का सम होता है 360 डिग्री और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, यानी एंगल A बराबर एंगल B। तो इसे हम मान लेकर चल रहे हैं ये x है और ये भी x। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B और प्लस एंगल P बराबर होगा 360 डिग्री के, जिसमें एंगल P और प्लस एंगल O बराबर होता है 180, यानी एंगल O और एंगल P 180। तो P और O की जगह 180, तो A की जगह प्लस B की जगह इन दोनों की वैल्यू है x, ये भी x और ये भी x, और प्लस O और P यानी ये दोनों 180 के बराबर हैं। P प्लस O बराबर 360। अब इसकी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू भी x, इसकी वैल्यू भी x और इन दोनों की वैल्यू 180 बराबर होगा 360। तो 2x बराबर करेंगे तो 360 माइनस 180, तो 2x बराबर हो जाएगा 360 में तो 180 घटाएंगे तो 180, तो x बराबर हो जाएगा 180/2।
तो x बराबर हुआ हमारा 90 डिग्री। और x हमारा कौन सा एंगल है, एंगल PAO, ये हमारा कितना हो गया 90। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सांख्यिकी से माध्य का क्वेश्चन है, समांतर माध्य का। यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्त अंक का समांतर माध्य दिया गया है 25, तो हमें x का मान निकालना है। जो हमारी सारणी दी गई है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दी गई है हमारी 3, x, 6, 10 और 5। तो हम इसे सारणी को बनाएंगे सबसे पहले ये। अब इसका हम मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान यानी x का मान निकालेंगे। मध्यमान जो वर्गांतराल होता है उसको जोड़ करके हाफ कर देते हैं। 10 और 0 10, 10 के आधे हो जाएंगे 5। 20 और 10 30 होते हैं, 30 के आधे 15। 20 और 30 50, 50 के आधे 25। 30 और 40 70, 70 के आधे 35। 40 और 50 90, 90 के आधे 45। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी बारंबारता थी f और ये x, तो हम यहाँ निकालेंगे f इंटू एक्स। तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 15, x का गुणा 15 में करेंगे तो 15x। अब 25 का गुणा 6 में करेंगे तो 25 के 150, और 35 का गुणा 10 में करेंगे तो 35 का दाई करेंगे 350, और 5 का गुणा 45 में करेंगे तो 25 के 5 हासिल 2, 5 20 और 2 22। अब हम इसे जोड़ेंगे, अब हम इसे ऐड करेंगे तो 150, 350 हो गए 500, 500 225 625 725 और 15 740, और प्लस हो गया हमारा 15x। ऐसे ही हम इसे जोड़ेंगे तो x ये हो गया 3 और 6 9 10 15 ये है कि 24, x प्लस 24। अब हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे n। तो समांतर माध्य हमारा दिया गया है 25, और fx की वैल्यू निकल के आई हमारी 740 प्लस 15x अपॉन n की वैल्यू निकल आई हमारी x प्लस 24। अपॉन 1 करके क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 25 इंटू 24 होता है 600। 1 का 740 में गुणा करेंगे तो 740 प्लस 15x, तो 25x 15x तलाएँगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 740 माइनस 600। तो ये हमारा बचा 10x, और बराबर हो गया ये 140। x बराबर 140 बट्टे 10, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि इसमें चित्र दिया गया है और जिसमें ACB 90 है, ACB ये वाला एंगल, और CD लंब AB है, यानी जो CD है वो AB पर लंबा है, तो ये 90 और ये भी 90 हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर अब बराबर BD अपॉन AD। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो ABC एक ट्राइंगल है और इसमें ये वाला दिया है 90, और ये CD AB पर लंबा है, तो ये और ये भी 90 हो जाएगा। अब इसमें ये और ये 3 इसमें समकोण त्रिभुज हो गए। एक समकोण त्रिभुज हो गया हमारा ACB, और एक समकोण त्रिभुज हो गया ADC, और तीसरा हो गया BDC। तो 3 समकोण त्रिभुज हो गए। तो हम एक तो ये छोटा लेंगे और एक पूरा लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और ये और वो यानी समकोण त्रिभुज ADC तथा
और एक पूरा ACB, AC और B, जिसमें ये 90 है, यानी ACB कोण ACB इसमें कितना है 90 और ये 90 है ADC बराबर 90। अब एंगल A, ये त्रिभुज हमारा ACD का भी एंगल है और ACB का भी एंगल है। तो जो एंगल है हमारा है ये कॉमन यानी उभयनिष्ठ है, यानी कोण A बराबर है हमारा कोण A के, ये क्या है उभयनिष्ठ। अब त्रिभुज के दो एंगल तो बराबर हो गए, एक एंगल ये वाला इसके बराबर हो गया और ये दोनों में कॉमन है। अब हमारा एंगल इसका ये वाला बचा इतना और इसका ये बचा। अब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हों, तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है। तो एंगल ACD किसके बराबर होगा CBA के, यानी एंगल CBA बराबर हो जाएगा ACD के। ये डबल ए से मतलब एंगल से बराबर हो गया। अब दो एंगल पहले से बराबर, एक एंगल ये बराबर, तीनों एंगल बराबर, तो त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ADC और ACB कैसे होंगे समरूप। त्रिभुज ACB, अब कोण ADC, त्रिभुज ADC और ACB दोनों हो गए समरूप। अब इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय के लिए जैसे हमने इसका ले लिया ये कर्ण, यानी त्रिभुज ADC का लिया है हमने 90 के सामने वाला AC अपॉन, अब इस वाले का कर्ण कौन सा है ACB का, ACB का कर्ण है हमारा AB। अब हम छोटे वाले त्रिभुज का ले रहे हैं हम आधार, यानी आधार है इसका AD, यानी ये कोण इसके सामने की वजह ले रहे हैं हम AD अपॉन। अब बड़े वाले त्रिभुज का आधार हमारा है AC, तो AD अपॉन हो जाएगा हमारा AC। तो क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे, AC का AC में गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB इंटू AD, ये हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही फिर पूरा त्रिभुज लेंगे ये और ये वाला त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज BDC, ये समकोण है दोनों, समकोण त्रिभुज BDC तथा ACD, त्रिभुज ACD। अब ये एंगल और ये एंगल 90 के दोनों, मतलब कोण BDC बराबर कोण ACD बराबर हैं 90। और जो कोण B है, कोण B इस त्रिभुज का एक एंगल है और पूरे त्रिभुज का भी एंगल है, तो B हो जाएगा B के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों का एंगल है और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब हमारा एक एंगल बचा इसका ये वाला, यानी DCB, एंगल DCB, और बड़े वाले का बचा हमारा ये वाला एंगल, यानी CAB के बराबर हो जाएगा, CAB के, ये हो जाएगा डबल ए से। तो अब हम छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण लेंगे BC और बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण हो गया AB। अब छोटे वाले त्रिभुज का लेंगे हम आधार, मतलब BD। अब छोटे वाले एंगल का लेंगे हम आधार BD बट्टे, अब बड़े और इसका हो जाएगा बड़े वाले का आधार ये वाला BC, क्रॉस बाय गुणा कर देंगे तो BC का BC में BC स्क्वायर बराबर AB इंटू BD। और हमें प्रूव करना है
BC² अपॉन AC² बराबर BD अपॉन AD। तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का देंगे भाग। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 है हमारा AC² बराबर AB इंटू AD। इसमें भाग देंगे हम BC² से और ये हो जाएगा AB इंटू BD। ये उल्टा हो गया, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। अब इसमें AB से AB कट जाएगा, तो ये बच जाएगा AC² अपॉन BC² बराबर AD अपॉन BD। तो इसे अगर हम अपोजिट करेंगे BC² अपॉन AC², तो ये भी पलट जाएगी BD अपॉन AD। यदि हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते तो संख्या पलट नहीं पड़ती। अगर हम समीकरण 1 में 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें एंड में चल के संख्या पलटनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया प्रूफ।